क्लास लेट्स गो एवरीवन। स्टूडेंट्स, अपने कैश फ्लो का आप लोग बोल सकते हो एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर रहे हैं आज। कुछ बेसिक बातें याद है? बिफोर स्टार्टिंग द क्लास में बेसिक बातें रिकैप करवा देता हूं। राइट फ्रॉम द टॉप स्ट्रक्चर टू द बॉटम ऑफ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड उसके बाद फिर एज टाइम प्रोसीड्स हम लोग डिस्कशन पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लास। ठीक है, सो एवरीवन, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बातचीत आरंभ करें, बिगिनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, रटा नहीं रहा बट याद होगा आप लोगों को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको स्ट्रेट अवे दिया हुआ रहे, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना दे तो पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा उस साल का टैक्सेशन, उस साल का टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो उस साल पीएल में चार्ज हुआ है, ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऑफ एनी काइंड, आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा डिविडेंड ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम लोग इस ईयर चार्ज करते हैं, तो वो प्रपोज डिविडेंड स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर बातचीत को आगे बढ़ाएं तो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का ही होता है, वो भी अपने लोगों को ऐड करना पड़ता है। ये मेन आप लोगों को ऐड करना पड़ता है टू रीच योर डेस्टिनेशन कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स होता है, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं आइटम्स लाइक डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजों को हम लोग ऐड करते हैं। डिस्काउंट, इंटरेस्ट हम लोग अगर पे किए हैं तो ऐड करते हैं, क्योंकि भले ही डिस्काउंट और इंटरेस्ट कैश है बट वो लोग नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, तो इसलिए ऐड बैक होते हैं। कोई इनकम्स होता है वो लेस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम लेस करते हैं, डिविडेंड इनकम लेस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट लेस करेंगे। ये हम लोगों का जर्नी रहता है। तो इससे ये जर्नी से आप लोग कहां पहुंचते हैं? आप लोग पहुंचते हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, आप लोग पहुंचते हो टू समथिंग कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अपने एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल करते हैं, जिसमें करंट असेट के बढ़ने को लेस करा जाता है, करंट असेट के घटने को ऐड करा जाता है। बराबर बात है, करंट असेट के बढ़ने को लेस करा जाता है, करंट असेट के घटने को ऐड करा जाता है, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने को ऐड करा जाता है, करंट लायबिलिटी के घटने को लेस करा जाता है। इससे स्टूडेंट्स एक जगह आपको ट्रिक करा जा सकता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट असेट है, करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट असेट है। रिपीट करूंगा, करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट असेट है, करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट असेट है, करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट असेट है। पर रुक जाओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यहां पे आपको ट्रिक करा जा सकता है। अगर किताब ने लैंग्वेज यूज करा, यहाँ पे सुन लीजिए, अगर किताब ने आपका लैंग्वेज यूज करा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सुनिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज अगर किताब ने यूज करा तो आपको यूज करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पर अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसको इंक्रीज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। सर बात सही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वर्किंग कैपिटल ट्रीट कर लिए तो आपको आया बिफोर टैक्स, आप लोगों का आया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हम लोग लेस करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, लेस करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो फाइनली आएगा ऑपरेटिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग बड़ा सिंपल है, पैसा गया तो माइनस करो, आया तो ऐड करो। फाइनेंसिंग में भी आया तो ऐड करो, गया तो लेस करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
राइट सर। मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, दिस इज नॉट ISC 25 बट अ गुड क्वेश्चन आई गेव इन माई मॉक एग्जामिनेशन। मैं आपको याद दिलाता हूं, एंड आई रियली ट्रिक्ड स्टूडेंट्स हियर। सुन लीजिएगा क्वेश्चन। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मेरे साथ साथ बोलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव तो तभी होता है जब हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हो, कहीं हम लोगों ने, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन क्लास, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने क्वेश्चन दिया था इंटरेस्ट रिसीव्ड को कब फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा ऑन कॉल्स इन अरियर। ये क्वेश्चन था एग्जाम में, मेरे मॉक एग्जाम में। नॉर्मली इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी तब होगा जब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर किससे रिलेटेड है, शेयर्स इशूड से। शेयर्स इशूड कहां आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉर्मली दुनिया में 100 में से 99 केसेस में इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पर अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर है तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जो ध्यान दिया था दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग। लिख लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया बात है सर, इंपॉर्टेंट था, बता दिया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं ना, इधर ध्यान देंगे, क्लास आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए। हो गया, तो चलिए और भी बातें बीच बीच में बताते जाऊंगा कैश फ्लो को रिलेटेड, जो भी मेरे को ध्यान आता है मैं तुरंत तुरंत बोलूंगा, है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश इन हैंड और कैश इन बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ISC 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या पूछा था कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट बताओ। आंसर होगा नो इंपैक्ट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो क्या, बैंक कैश में बदल गया है तो दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोनस शेयर्स इशूड हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये ISC 21 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन था, तो लिख लेना नोट, लिखो नोट, बोनस शेयर्स इशूड हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फटाफट लिखिएगा, बोनस शेयर्स इशूड हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोला मैं, फिर से बोलो तो, फिर से बोलो, बोनस शेयर्स इशूड हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक तो बोलो तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक हैज नो इंपैक्ट ऑन आपका कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज नो इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख रहे हो क्या। फिर मैंने क्या बोला था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोथ आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिख तो फिर से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड marketable securities, short term investments and marketable securities are both considered as are both considered as are both considered as short term investment and marketable securities are both considered as, बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पर याद रखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रीट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिख, करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक करंट असेट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक करंट असेट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
ग्रुप में ऑलरेडी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक अ करंट असेट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक अ करंट असेट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक और बात मैं बताऊंगा, ये भी ध्यान आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट, रुक जा, सुन ले सब, सुन ले सब कोई। यहां पे ना आपके सिलेबस में जो है वो दो अलग अलग सजेस्टेड ट्रीटमेंट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला बात, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट दोनों शॉर्ट टर्म लोन्स है, दोनों शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट will be considered as financing activity, will be considered as financing activity. Bank overdraft and cash credit will be considered as financing activity as they are short term borrowings, as they are short term borrowings. पर रुक लो, रुक जाओ स्टूडेंट्स, सब रुक जाना, बस एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं, एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं क्लास। अच्छा लिख ले पहले, फिर बोल दूंगा। खाली सीबीएसई को बोल रहा हूं, ये तो सबके लिए सही है, सबके लिए सही है ये, पर सीबीएसई को बोल रहा हूं कि सीबीएसई तुम लोग के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि तुम लोग जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो ट्रीटमेंट तुम लोग को पता है, खाली सीबीएसई तुम इसको कहां ट्रीट करना? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। किसको? बैंक ओडी और कैश क्रेडिट को कहां ट्रीट करना? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। जनरली व्हाट इज एक्सेप्टेबल नाउ इज कि इसको ट्रीट करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। खाली सीबीएसई को डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई सीबीएसई का जो बच्चा है दे नो टू ट्रीट इट एज अ वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर है कि नहीं? आता हूं, अभी आता हूं, दिखा दूंगा, दोनों दोनों इंप्लीकेशन दिखा दूंगा, इतना कोई हानि नहीं है। इधर सुनिए, आगे बढ़े, हटाएं, आगे बढ़े, छोड़िए क्लास। दिस इज द क्वेश्चन दैट नाउ आई सीक टू प्रैक्टिस विथ यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहां सोर्स, क्या है इसका सोर्स? है आईएससी 25, आईएससी 25। क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रियल्टी लिमिटेड you are required to compute the company's cash and cash equivalent as on 31st March 24 by preparing a CFS as per accounting standard 3। ठीक है, इंफॉर्मेशन pertaining to that year is ये। तुमको पूरा कैश क्या बताना है बोलो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो यार अगर ऐसा बात है तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ही लेते हैं, मतलब फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर वैल्यूज डालते रहेंगे। इन द बुक्स ऑफ रियलिटी लिमिटेड आ जाओ, इन द बुक्स ऑफ रियलिटी लिमिटेड लिखना सब। इन द बुक्स ऑफ रियलिटी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। चलो ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, फिर से अमाउंट इन रुपी। क्लास, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, यहां पर भी अमाउंट इन रुपी डाल दे रहा हूं। ठीक है, लगभग 1.5 पेज के करीब जगह छोड़ देते हैं, जगह पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक। फिर उसके बाद मैं 1.5-2 पेज के बाद जो अपना वर्किंग नोट्स करूंगा इफ नीडेड। स्ट्रक्चर बना लेने से क्या अपने पास एडवांटेज है कि अपने को ज्यादा प्रेशर में नहीं आना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला, अच्छा ए बी और सी लिखेंगे। जब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलेगा ए चलेगा, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू होगा बी चलेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी चलेगा सी चलेगा। कॉमन सेंस है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो ए बी और सी। ए हेडिंग डाल लो ए। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सर आपको कैसे पता दिया हुआ है? अरे भाई दिया हुआ है, पढ़े थे और क्या।
ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख। गुड थिंग इज कि क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है इन्होंने, मेरे को अपने तरफ से कुछ लिखने का दरकार नहीं है। लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे, बता दे रहा हूं, इसमें दोनों ही सही है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आउटर में लिखा है हम, एकदम ठीक है। हम इनर में लिखा है, एकदम ठीक है। अल्टीमेट गोल है कि ए बी और सी का हिसाब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दैट इज इट। कोई टेंशन नहीं है, कोई आउटर में लिखा है, कोई टेंशन नहीं है, डिडक्शन नहीं है। मैं यहां पे इनर में लिख रहा हूं, एकदम ठीक है, बराबर बात है। आप आउटर में लिखे हो, सही है, काटना मत, ठीक जा रहे हो। अब हेडिंग है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हिसाब में आप लोग गड़बड़ कर देता है, इसलिए हम आउटर कॉलम में जो है बोल रहा है कि मत लिखना, मतलब अदरवाइज अगर हिसाब ठीक याद रखा है तो चलेगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब अपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब लिखूंगा कुछ नहीं। टैक्स ऑफ ₹5 लाख वॉज पेड। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अंत आने वाला होगा तब जो टैक्स पेड होता है वो माइनस होता है। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अंत आने लगता है तब जो टैक्स पेड है वो माइनस होता है, डिडक्ट होता है। पूरा क्लास नोज दैट। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई कितना भाई? 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा था, तो ये तो यार इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कम था। ये तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम हो गया, यहां इसका कोई काम नहीं है। ट्रेड क्रेडिटर्स शोड अ डिक्रीज। अगेन ये किसका काम है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। अभी लेट इट बी। यहां से इंफॉर्मेशन आया, इधर ध्यान देना। प्लांट एंड मशीनरी on 31st March 23 was 20 lakh and here it was 26 lakh। प्लांट एंड मशीनरी पे आई हैं तो इसका क्या बना लेते हैं? अकाउंट बना लेते हैं। चलिए आ जाइए वर्किंग नोट्स में, आ जाइए। 20 लाख और 26 लाख, डोंट फॉरगेट 20 लाख और 26 लाख। आ जाइए स्टूडेंट्स। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, to balance brought down 20 lakhs by balance carried down 26 lakh। बराबर बात बोल रहा हूं क्या? सर सही बोल रहा है आप। आगे बोले, आगे क्या बोल रहा है इन लोग? हाँ जी। न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 9 लाख रुपए। अच्छा है, तो प्लांट एंड मशीनरी टू शायद बैंक अकाउंट, अगर कैश में परचेज किया तो। द परचेज कंसिडरेशन बीइंग, अच्छा कैश में नहीं किया है, बीइंग 4% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब क्लास परचेज कंसिडरेशन कितना था बोलो? 9 लाख रुपया। अच्छा, पर डिबेंचर का वैल्यू क्या हुआ? 100 माइनस 10%, 90 रुपीज। मैंने बोला था नंबर ऑफ डिबेंचर्स कभी भी निकालना है तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस, डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। तो यहां पर सर 10,000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं। 10,000 डिबेंचर्स मतलब कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स? 10 लाख रुपया फेस वैल्यू के डिबेंचर्स यहां इशू हुए हैं। इसका अभी कोई काम है कि नहीं, आई डोंट नो, आई डाउट दैट। जस्ट इन केस जरूरत पड़ा तो वी विल डील विथ इट। अभी तक तो सर हम लोग को कोई इसमें परेशानी नहीं नजर आ रही है, दैट्स ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, मशीनरी को परचेस किया क्या इशू करके? डिबेंचर्स करके। क्या इशू करके? डिबेंचर्स। तो अगर डिबेंचर्स करके इशू करा यानी कि परचेस कंसिडरेशन कितने रुपए का था बोलो? 9 लाख का। 9 लाख का, तो यानी कि मशीनरी टू वेंडर्स को हमने डिबेंचर्स इशू करा, वो हम लोग अलग से दिखाते रहेंगे। पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे खरीदा वो वेंडर्स ही है। और फिर एक, अरे इसका दो एंट्री होता है ना, एक है प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर्स
और फिर वेंडर्स को डिबेंचर इशू करने का एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और डिस्काउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख। समझ में आता है? पर मुझे तो यहाँ पे वेंडर से मतलब है, तो मैं टू वेंडर्स अकाउंट कर दिया। करेक्ट है क्या? टू वेंडर्स अकाउंट 9 लाख। सर कोई परचेज हुआ है, कोई सेल हुआ है क्या? सेल का अभी तक तो नहीं है, आगे पड़ता है। ये बढ़िया है, नेक्स्ट वाला बढ़िया है जी। द 4% डिबेंचर्स ऑन 31st March 23 अमाउंटेड टू 5 लाख एंड 31st March 24 अमाउंटेड टू 20 लाख। पहले डिबेंचर्स कितने रुपए का था? 5 लाख रुपए का। बाद में डिबेंचर कितने रुपए का हुआ? 20 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए से डिबेंचर्स बढ़ गया। इन ऑर्डिनरी वर्ल्ड, यहां पे सुन लीजिएगा ध्यान से, डिबेंचर कितने से बढ़ गया? 15 लाख से। तो एक बच्चा क्या ज्यूम करेगा कि इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 15 लाख रुपया आया। 15 लाख रुपया, कौन कौन यहां तक समझे हम जो बोला? लेकिन रियल लाइफ में ये 15 लाख रुपया आया क्या? नहीं, क्योंकि उसमें से 10 लाख रुपया क्या चीज का है? वो जो परचेस कंसिडरेशन था फॉर मशीन। तो 15 में से 10 लाख तो इस वजह से डिबेंचर्स बढ़ा है। तो रियल लाइफ में पैसा कितने डिबेंचर्स का हमारे पास आया? 5 लाख रुपए का। सर हम लोग समझे नहीं सर, फिर से रिपीट करता हूं। अगर पहले डिबेंचर्स 5 लाख रुपया है कंपनी का, बाद में 20 लाख का हो गया, आम आदमी का अजम्पशन तो यही रहेगा ना कि इसका मतलब पक्का 15 लाख रुपया का डिबेंचर्स इशू हुआ है। पक्का 15 लाख रुपया का डिबेंचर्स इशू हुआ है, क्योंकि 15 लाख रुपया का डिबेंचर इशू हुआ है तो 15 लाख रुपया के 15 लाख डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास पैसा आया होगा। तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना ऐड करते? 15 लाख रुपया ऐड करते। बट रियल लाइफ में 15 लाख में से जो 10 लाख बढ़ा है वो तो किसके लिए बढ़ा है? वो जो मशीन खरीदे थे उसके लिए डिबेंचर इशू करना पड़ा है। तो रियल लाइफ में कैश के बदले कितना डिबेंचर इशू हुआ है? 5 लाख का केवल। कौन कौन समझा? हाथ उठाएंगे। समझ आया? राइट सर। तो 5 लाख आया, तो यहां पर मैं 5 लाख लिख दिया हूं, काम आएगा तब लिखेंगे। अच्छा, 60,000 was paid by the company for interest on debentures. कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कितना पे किया? 60,000। जो पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जाके लेस हो जाता है, जो पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जाके लेस हो जाता है। पर रुक, अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑफ 80,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था कितना? 80,000। तो जब हम लोग ऐड करेंगे फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो उसमें ऐड कितना करेंगे? 80, क्योंकि हमने अपने पीएल में चार्ज कितना किया था? 80। अरे जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो चार्ज खाली कैश वाला करते हैं कि पूरा करते हैं? पूरा करते हैं। तो एड बैक पूरा 80 करेंगे, पर लेस कितना करेंगे? केवल 60 करेंगे। सर आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। Investment of rupees 5 lakh was purchased, on which interest of rupees 40,000 was earned and received. फिर से, investment of how much was purchased? Investment of rupees 5 lakh was purchased on 30th November, on which interest of rupees 40,000 was earned and received. तो देख, परचेज हुआ है 30 नवंबर को इन्वेस्टमेंट, तो लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और इंटरेस्ट मिला है 40 का। 40 ऐड कहां होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पर लेस कहां होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम एडेड है पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, तो ऑपरेटिंग से लेस हो जाएगा। पर इन्वेस्टिंग तो है, तो इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ता हूं। इसमें आगे का बातचीत क्या है? द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन द ओपनिंग डेट, ऑन द ओपनिंग डेट, यानी कि 31 मार्च 23 वॉज रुपीज 3,15,000। मुझे निकालना है ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तुम लोग एक चीज नोटिस करा, पूरा सम हो गया, असेट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं आया।
अगर कुछ भी नहीं आया मतलब वो असेट अकाउंट जो खाली बैठा है उसको कंप्लीट कर दो। अगर सेल नहीं हुआ है तो पक्का क्या चीज का है खाली फिगर, डेप्रिसिएशन का। किसका है? डेप्रिसिएशन का। यहां 29 लाख का टोटल लग रहा है। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसमें 3 लाख डलवा देता हूं। 3 लाख डलवा देता हूं, हो गया। अच्छा, और डेप्रिसिएशन का क्या अंजाम होता है? वो नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है, वो नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश तुम लिख ही रखा था, तो लिख लो ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मेरे को याद आ रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़ के दो चीज ऐड करूंगा, सब इनर कॉलम में लिख रहा हूं अभी। ओके, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था 3 लाख जो मेरे वर्किंग नोट से मुझे पता लगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था 80,000, ये मुझे पता है। याद करो, इन्वेस्टमेंट पे भी इनकम आया था, इन्वेस्टमेंट पे इनकम आया था, वो क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सब नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, इसलिए इनकम हटा दे रहा हूं और एक्सपेंसेस को एड बैक कर दे रहा हूं। लेस इंटरेस्ट ऑन आपका इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स 40,000 है, कितना है बोलो? 40,000 है। स्टूडेंट्स वन लास्ट टाइम आई विल चेक कि कुछ भी और हमारे से मिस्टेक नहीं बैठ जाए। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से सुनना, स्लैंट हाइट निकालना है तो L इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकलता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, एक बार फॉर्मूला पढ़िए। हाँ क्लास, यहां पर ध्यान से सुनिए एवरीवन। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने अभी नोट करा। अपने को अभी याद आएगा कि हम लोग डिबेंचर 10 लाख रुपया का इशू किए थे एट अ डिस्काउंट, और कितने रुपए का डिबेंचर परचेस कंसिडरेशन कितने का था? 9 लाख का। याद है ना, डिबेंचर्स वेर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ भी तो एड बैक होगा। 10% ऑफ 10 लाख, अरे तुम लोग समझ रहे हैं ना, तुम कितने का फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया? 10 लाख का। कितना पे ऑफ करने के लिए? 9 लाख। तो 1 लाख रुपया क्या है? डिस्काउंट। 1 लाख रुपया क्या है? तो डिस्काउंट भी तो रिटर्न ऑफ होता है, तो ऐड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ भी तो होगा। ये स्लाइट मिस्टेक और पूरा सम खत्म, स्लाइट मिस्टेक और पूरा सम खत्म। ऐड जो लिखा है वेरी गुड, जो नहीं लिखा है भैया गड़बड़ हो गया आप लोग से। ऐड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ऐड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। सर 1 लाख है, तो अब आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोग समझ रहे हो ना मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्लास समझ रहे हो ना मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं सब कुछ इनर कॉलम में लिख रहा हूं, सीधा जो टैक्स पेड वाला टाइम आएगा ना, मैं तब आउटर कॉलम में चला जाऊंगा। अभी सब कुछ कहां कर रहा हूं मैं? इनर कॉलम में। ठीक, कमिंग बैक टू द टॉपिक क्लास। कितना था पहले? 14 प्लस 3 17, 1780 प्लस ये, यानी कि 1880 माइनस 40, यानी कि 18,40,000। क्लास लिख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1840। इज इट अंडरस्टूड क्लास? अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल गया है, इसके बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है। क्या करना है? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो लिखो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुआ था शायद, देख लेता है। यहां ध्यान दो आप लोग, क्लास यहां ध्यान देना आप लोग जरा। लिखा हुआ है हमारे पास क्लियरली, दे हैव रिटन विथ अस क्लियरली कि हाँ, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल इज ओके। हाँ, सो व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन क्लोजिंग बाय 50।
तो यानी कि क्लोजिंग वॉज लोअर बाय 50, तो क्लोजिंग अगर कम था, मतलब 50,000 से करंट असेट कम हुआ है, 50,000 से अगर करंट असेट कम हुआ है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट असेट का घटना ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाई 50,000, ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा, मेरे हिसाब से समझ आ रहा है तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा और कुछ ज्यादा। एट डिक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000, डन है क्या सर? एट डिक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000, ऑल गुड। सर ट्रेड पेबल्स का भी एक कहानी लिखा हुआ था, आई रिमेंबर दैट। हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड ऑफ 20,000, तो 20,000 ट्रेड पेबल्स डिक्रीज, तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस ही करते हैं, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कम हो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स जो भी। 20,000, बराबर बात है क्या? तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग यहां तक इतना बात समझ गए हैं, अभी कितना आ रहा है? 1890, 1870, अरे 1840, 50, 1890 माइनस 20, 18,70,000 लेस टैक्स पेड। स्टूडेंट्स अगर टैक्स पेड है, 5 लाख था शायद, सेकेंड पॉइंट में लिखा था टैक्स ऑफ 5 लाख वॉज पेड, टैक्स ऑफ 5 लाख वॉज पेड, तो 5 लाख टैक्स पेड है, लेस कर दे 5 लाख। कोई को भी डाउट है तो बिंदास बोलो। 13,70,000 नेट कैश फ्रॉम, लिख दूंगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। फ्रॉम क्यों लिखा हूं? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है। फ्रॉम क्यों लिखा हूं बोलो ना? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है फ्रॉम लिखा हूं। बी, हेडिंग डाल लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें तो मुझे याद है दो चीजें थी। एक तो हम लोगों ने, अच्छा यहां पे मशीन परचेज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि भले मशीन परचेज किया है उसका कोई कैश इंप्लीकेशन, क्योंकि जो हुआ डिबेंचर से हुआ है, तो कुछ भी कैश इंप्लीकेशन नहीं है। पर हाँ, एक इन्वेस्टमेंट था जो परचेज हुआ है तो वो लेस होगा, और एक इंटरेस्ट जो आया था वो ऐड होगा। तो लिख लो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख लेस होगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा 40,000, ऐड होगा 40,000। सो स्टूडेंट्स, -5 +4 यानी कि 460, इसको बोलेंगे। अच्छा नेगेटिव फिगर है स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव फैक्टर आता है तो यूज्ड इन आता है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट्स करेक्ट। क्या 460 है क्या? 460 खत्म हो गया। और सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें मेरे को नहीं पता कितने लोग को याद होगा, 5 लाख रुपया का जो डिबेंचर्स था वो याद रहना है, क्योंकि कैश खाली 5 लाख का मिला। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साल के शुरू में 5 लाख का डिबेंचर्स था, साल के अंत में 20 लाख का डिबेंचर हुआ, तो डिबेंचर्स कितने से बढ़ा? 15 लाख से। अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो मानते 15 लाख का डिबेंचर इशू किए, कैश आया 15 लाख। पर मुझे मालूम है कि 10 लाख का डिबेंचर तो मशीन के लिए दिए, जिसके बदले कोई कैश नहीं आया, तो कैश 15 लाख में से 10 गया तो कितना आया? 5। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख है ना केवल।
5 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट पेड याद है, इंटरेस्ट ड्यू था 80, पेड था 60, तो इंटरेस्ट पेड लेस होता है। इंटरेस्ट पेड, अगर आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो गए काम से। कैश तो 60 ही गया, पूरे साल का होगा 80 खर्चा, क्या करें हम, मेरा गया तो 60 ही ना, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 60। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 60। अच्छा, और कुछ भी अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कितना है, 4,40,000, दैट्स करेक्ट। अब अगर टोटल करें, देखिए स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत आसान है ये कैलकुलेशन, मैं बताता हूं क्यों। 440 पॉजिटिव है, 460 नेगेटिव है, तो ओवरऑल में 20 नेगेटिव है, ओवरऑल में 20, और 1370 पॉजिटिव है, तो 1370 से 20 माइनस कर दो तो 1350 पॉजिटिव है, 1350, तो कैश बढ़ा, कैश, इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज इन, नेट इंक्रीज इन, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना हुआ भाई, 13,50,000। और हमेशा हम लोग को क्लोजिंग में आने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, ओपनिंग, तो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब आप ऐड करोगे, ओपनिंग दिया हुआ है, मैं जाके देख ले रहा हूं ऊपर, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, बोलिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं देख ले रहा हूं जाके, ओपनिंग देख ले रहा हूं, 1 मिनट ना। जी सर, ये देखिए लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 3,15,000, तो 3,15,000 ऐड कर दो आप लोग। तो ये आएगा 16,65,000, कितना आएगा, 16 लाख, खत्म हो गया। तो यहां पर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो 16,65,000। क्या हम सम समझा पाए हैं क्या, क्या सम समझ आया क्या स्टूडेंट्स? दिस वाज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, आई वुडंट से इट वाज अ टफ वन, इट वाज अ गुड वन। सर सही है सर, आगे बढ़ते हैं क्लास, यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलता हूं। यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं, सोर्स सीबीएसई 2024 का पेपर से ये क्वेश्चन निकाला हूं, क्लियर है। इसके पहले वाला था आईएससी 25 का। ओके, मुझे मन था कि एक और फुल फ्लेजेड जिसमें बैलेंस शीट और नोट्स दिया हुआ हो, वैसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। ये फालतू सा इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से, उसके बाद मेन क्वेश्चन पर आएंगे। इन द बैलेंस शीट ऑफ योगिता लिमिटेड, योगिता लिमिटेड याद रखना है, क्या निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और वर्किंग्स, और कुछ भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़कर। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, एक बार गो थ्रू करिए, उसके बाद यू आस्क मी। हाँ, पहले एक बार ये आप लोग देख लो, उसके बाद आपको बाकी का इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, नोट्स टू अकाउंट्स का, एक बार ये रीड कर लो, फिर हम करने वाले हैं पूरा। एक्चुअली एक्चुअली मैं एक सजेशन दूंगा,
जस्ट एक सजेशन दूंगा खाली सीबीएसई को, बाकी लोग से मेरे को मतलब नहीं है, बाकी लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं। सीबीएसई तुमको भी एक सजेशन दे रहा हूँ, पहले जो मैं लिखवाया था ना बैंक ओडी वाला, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला, तुम लोग भी वही करना। क्यों? क्योंकि इन लोग ना अपना अपना सजेस्टेड आंसर में दो दो चीज है, पर मेजोरिटी का अगर देखा जाए तो फाइनेंसिंग वाला है। तो मेरे से ये मिस्टेक हुआ, मिस्टेक नहीं हुआ है बताया हूं, बट फिर भी अगर वर्किंग कैपिटल लिखे थे, मेरे को याद है मैं रिकॉर्डिंग में वर्किंग कैपिटल बोला था, उसको ठीक करके फाइनेंसिंग वाला को ही रख के रखना, खाली सीबीएसई को बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आया तो कैसे ट्रीट करोगे? फाइनेंसिंग में, बस वही उतना सही बात है, खत्म। बाकी सबके लिए तो वो है ही फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट इज फाइनेंसिंग ओनली। तो ठीक है, चलो हटाओ, अंडरस्टूड है क्लास? अब बातचीत को आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल पूरा डिस्कशन ही कर लेते हैं ना, अब आपके साथ क्या फर्क पड़ रहा है? 2 लाख था और अब 4 लाख हो गया, मतलब पक्का। अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तक का अजम्पशन पे मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी जो है योगिता लिमिटेड, उसने 2 लाख रुपए का जो शेयर्स है वो इश्यू किया है, और हमारे पास 2 लाख रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया है। हमारे पास 2 लाख रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया है। कहानी नंबर 1। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस पर अगर बातचीत करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1 लाख था। अच्छा देखना, राइट टू लेफ्ट पढ़ना है अपने को। हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले 1 लाख था, अब 2 लाख है। अगर कुछ नहीं है मतलब नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट 1 लाख का है, और अगर नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट 1 लाख का है तो मेरे को पता है कि मेरे को स्टार्ट शुरू से लेना है। मुझे पता है मुझे स्टार्ट शुरू से लेना है, दैट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले 2,20,000 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, फिर 1,50,000 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अगर इधर का इंप्रेशन पड़े मेरे ऊपर तो मैं देख पा रहा हूं क्लियरली कि 70,000 का, कितने का? 70,000 का जो है, 70,000 का जो है वो पेमेंट हो रहा है। 70,000 का जो पेमेंट है वो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 20 22 से 23 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। क्या है वी डोंट नो, क्वेश्चन पे जाएंगे तब पता लगेगा। थर्ड पॉइंट है ट्रेड पेबल्स है, वर्किंग कैपिटल चेंज है, 50 से 20 हो गया, सॉरी 50 से 70 हो गया, मतलब 20 से बढ़ गया, तो ऐड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 30 से 50, किसके रिस्पेक्ट में है? प्रपोज्ड, सॉरी टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में है, कोई और प्रोविजन है वो पता लगेगा भी नीचे। मैं बस बोल रहा हूं कि हर आइटम को जब एग्जाम में पढ़ूंगा, मैं एज अ स्टूडेंट कैसे पढ़ता मैं वो बताता। मैं अपना शुरू का इंप्रेशन फॉर्म कर रहा हूं कि यहाँ 1 लाख इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ 2 लाख का शेयर इशू हुआ होगा, यहाँ 70,000 का रिपेमेंट हुआ है, यहाँ पहले 1 लाख का बोरोइंग्स हुआ है तो शायद फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर ट्रेड पेबल्स बढ़ा है तो वर्किंग कैपिटल चेंज है, और प्रोविजन बढ़ा है तो क्या पता शायद टैक्सेशन है। ये मेरा दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ा है वो है, बाकी नोट्स बताएगा। आगे बढ़ता हूं, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल इक्विपमेंट 4 से 7, मतलब 3 लाख का शायद हम लोगों ने एसेट परचेज किया है। 3 लाख से बढ़ा है तो परचेज ही हुआ है, और क्या। आगे इन्वेंटोरी 1 लाख से 170 हो गया, असेट का, करंट एसेट का 70 से बढ़ना मतलब वर्किंग कैपिटल में 70 से लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स का 50 से बढ़ना मतलब लेस करेंगे, 50 से बढ़ना मतलब लेस करेंगे। यू आर करेक्ट स्टूडेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही हाइट्स हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा हाँ ये भी करंट असेट है, गिर गया है तो ऐड कर देते हैं, लंका लग जाएगा तुरंत। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एकदम एंड में होता है, तो हटाइए इसको। अब आया जवाब स्टूडेंट्स, अब मिला जवाब। ये देखो जवाब क्या था, 1 लाख से 2 लाख रिजर्व हुआ था। क्यों हुआ था? देखो पता लग गया, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ा है और रिजर्व भी बढ़ा है। मुझे ये पता है कि मेरा इंक्रीज, अगर मैं ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर रहा होता तो मुझे कितने से इंक्रीज दिखाना पड़ता? 1 लाख से। कितने से? क्यों? क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व तो तुमको ऐसे भी ऐड करना ही पड़ता, तो तुम सीधा 1 लाख से 2 लाख को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को शुरू कैसे करता? 1 लाख से। ऑब्वियसली टैक्सेशन का आइटम होता तो ऐड करूंगा। बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म है, 2,20 का 1,50। अरे बोरोइंग्स कम हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिपेमेंट हुआ है 70 का। क्लियर कट है कि बोरोइंग्स में रिपेमेंट हुआ है 70 का, क्लियर कट दिख रहा है यार, क्या बात करते हो सर? सही है।
हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में, एक चीज तो चमका मेरे, आपके चमका कि नहीं? आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर 10% बैंक लोन है तो इस पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। पर अब रुक, अगर सही स्टूडेंट है तो तुम ये सोचेगा कि तब तो सर ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो 70,000 है ये कब रिपे हुआ है। समझो, अगर 70,000 लास्ट डे पे हुआ है, मतलब इस साल के लास्ट डे, मतलब 31 मार्च 23 को हुआ है, तब तो कायदे से पूरे 2,20,000 पे इंटरेस्ट बनता है। तब तो कायदे से पूरे 2,20,000 पे इंटरेस्ट बनता है। अगर बीच में हुआ है तो आधा आधा इंटरेस्ट बनता है। और अगर ये जो 70,000 हमने पे किया है साल के शुरू में ही पे कर दिया है, तब तो मुझे इंटरेस्ट केवल 1.5 लाख पे करना पड़ेगा। तो ये अभी भी मेरे लिए एक सस्पेंस है। नहीं बताएं तो फिर हम लोग अपना अजम्पशंस पे काम करेंगे। जनरली अज्यूम कर लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर को ये अज्यूम कर लेते हैं, पर वो अभी हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं जब तक कुछ नहीं बोले। एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिख गया कि पहले कुछ भी नहीं था, अब 1 लाख। और क्या आया? बैंक ओवरड्राफ्ट। तुम लोग को क्या बोल रहा हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां दिखाएंगे? फाइनेंस। कसम खा लो, कहां दिखाएंगे? फाइनेंस। कहां दिखाना है? फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह ये लोग ना, कभी कभी ये लोग को परेशान करने का मन कर सकता है, कैश क्रेडिट भी दे देगा। बच्चा बोलेगा कैश क्रेडिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एग्जाम में बोलेगा कैश क्रेडिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2 बार में सी है, कैश क्रेडिट में भी 2 सी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 2 सी है। अगर तुम इस तरह से सोचा तो तुम बनेगा तीसरा सी। इस वजह से डोंट डू दैट, इस वजह से डोंट डू दैट। पहले ही बता दे रहा हूं, कैश क्रेडिट अगर है तो भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तीसरा सी मतलब फिर तुम क्यूट लगेगा एग्जामिनर को ऐसे करके। बैंक ओवरड्राफ्ट 0 से 1 लाख। 0 से 1 लाख का मतलब है कि अपने लोगों ने 1 लाख का बोरोइंग्स करा है। क्लियर कट केस है, 1 लाख का बोरोइंग्स करा है ना। एंड दिस इज अ बोर्ड्स क्वेश्चन गोइंग ऑन। तो इस वजह से वी कैन कंसिडर द इंपॉर्टेंस की भाई ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स लगी रहा था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या चीज का है? प्रोविजन फॉर टैक्स का है। यहां पर सर 30,000 और यहां पे सर 50,000 है। तो अभी तक तो इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है टैक्स। बाय द वे, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोला है तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई टैक्स का काम मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होता है, उधर भी काम नहीं है। और टैक्स पेड भी जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ठीक पहले आता है, कोई काम नहीं है, वरना ये लोग को देना पड़ता। चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहां पर एक अच्छा चीज दिया ये लोग, गुड। इन लोग क्या दिया आप लोग देखो, टेंजिबल असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी दिया है, और साथ साथ क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। क्या दिया बोलो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब 2 अकाउंट बनना चाहिए, कायदे से 2 अकाउंट बनना चाहिए। कंडीशनल कुछ इंफॉर्मेशन हो मेरे पास ऐसा। आगे देखते हैं। हाँ देखो, ये देखो, बैंक लोन वाज रिपेड, बैंक लोन वाज रिपेड ऑन 1 अप्रैल 22। मतलब बैंक लोन जो 70,000 का रिपे हुआ था वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही कर दिया था। तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए पे देने वाला हूं। भूल गया कि याद है? 2,20,000 और लास्ट में था 1.5 लाख। 70,000 कब पे हुआ नहीं पता था, अब पता है, फर्स्ट डे कोई ऑफ द लास्ट ईयर। तो मतलब मैं इंटरेस्ट कितने पे करूंगा? 1.5 लाख पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में परेशानी बच्चा का क्यों होता है, मैं ये वाला भी पढ़ूंगा, डोंट वरी, स्किप नहीं हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चा का परेशानी इसलिए रहता है कि वो पहले ही क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जगह पे तुरंत तुरंत ये हम यहां लिख देता है, ये हम यहां लिख देता है, ओवर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एग्जाम में। 5-7 मिनट, जैसे हमने भी तो भी क्वेश्चन पढ़ा ना, ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं, बट हम एज ए स्टूडेंट ही बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को डेटा याद है कि ये 1.5 लाख था, 2,20,000 था, तो 70,000 का जो था वो क्लैरिटी आ गया, 1.5 पे इंटरेस्ट दूंगा, ये याद आ जाए। समझे? आगे, ₹50,000 वॉज चार्ज एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा बात है। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बताओ? 50,000। एंड लिखा है अ मशीनरी कॉस्टिंग, ध्यान दीजिएगा क्लास, अ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 42,000, जिसकी बुक वैल्यू थी 45,000। जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 45,000। हम लोग को तो 2 चीज निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले एक अकाउंट, एक्चुअली 2 बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
लेट्स गो। इसमें एक ही पेज बहुत है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग ज्यादा दिमाग खाता है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। हाँ सर, ए लिख लेना, मतलब स्ट्रक्चर बना रहा हूं जस्ट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑब्वियसली हमने कंपनी का कुछ नाम वाम नहीं लिखा, वो सब स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ योगिता लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे करके लिखना होता है। इन द बुक्स ऑफ योगिता लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बी है आपका फाइनेंसिंग। इधर पे ध्यान से सुनना। हाँ भाई, यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्लास। वर्किंग नोट्स में एक यार प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन रहा है, और एक अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। अब अगर वी ट्राई सॉल्विंग इट, जस्ट अ मिनट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्या यार ये अकाउंट अपने क्या फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं क्या बनाना? नहीं सर, पहले भी प्रैक्टिस हुआ है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, याद रखना अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट सेम ही है, मतलब नाम अलग अलग है, कुछ भी फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। आगे बढ़ता हूं, यहां भी डेबिट लिखता हूं, यहां भी क्रेडिट लिखता हूं। डन है क्लास? सर अब अगर इतनी बातें डन है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, ध्यान आया, हाँ यहाँ पर सबसे पहले अपने प्लांट एंड मशीनरी का इतिहास लिख देते हैं। याद रखना राइट साइड वाला ओल्ड वैल्यू है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 470 और कैरी डाउन 790। बैलेंस ब्रॉट डाउन 470 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 470 बाई बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 790। 790 था कि 990 था? देखिए लेना भाई, 790, ठीक 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 ठीक। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वापस से राइट साइड में पुराना है, यानी कि 70,000 पुराना है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखना ये एक प्रोविजन अकाउंट है, क्रेडिट साइड में ओपन होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन। फिगर्स अगर अब मैं देखूं तो यहां पर अपने पास आ रहा है 70 और 90, ऑल गुड। 70 और 90, चलना यार, क्या हो रहा है ये? जी सर 70 है यहाँ पर, और सर यहाँ पर कितना है? 90, दैट्स करेक्ट ना। अभी लेट्स सी वेदर दे हैव गिवन अस एडिक्वेट इंफॉर्मेशन और नॉट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ ठीक है चल। अच्छा, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस साल? 50,000। और डिप्रिसिएशन चार्ज होने के लिए किसको बनाया गया है? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को। एंट्री अगर ये नहीं बनता तो नॉर्मल एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन अगर प्रोविजन अकाउंट है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना जाएगा आपका? 50,000। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा बोलिए ना? 50,000। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट है 50,000। 50,000। सर बात सही है यार। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा,
120 है, 30 है, ठीक है। क्लास होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। रुपीज 50,000 was charged as depreciation on plant and machinery. A machine costing rupees 60,000 जिसका बुक वैल्यू है 45,000 was sold for 42,000। गड़बड़ लग रहा है, बताऊं क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, सुनो ना सब कोई, अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूं तो फिर यहां पर तकलीफ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा समझना, सब कोई सुनना, क्या तकलीफ आ जाएगा। अगर 120 है तो मेरे मशीनरी अकाउंट में कितने रुपए जा रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट कितने रुपए जा रहे हैं, 30,000। लॉजिकल है। तो मशीनरी अकाउंट में 30,000 जाना चाहिए, और मशीन अकाउंट में कौन सा असेट जाता है, वो जो डिस्कार्ड हो रहा है या फिर सेल हो रहा है। तो उससे रिलेटेड आज तक का जितना डिप्रिसिएशन था वो हम लोग मशीन में डाल देते हैं। दैट इज द रूल, मतलब दिस इज द ऑपरेशनल मेथड। यहां पे क्या हुआ है, अब आप देखो परेशानी एक, मैं बता रहा हूं क्यों। मुझे इंफॉर्मेशन में परेशानी लग रही है, हमारा कोई मिस्टेक नहीं है। इंफॉर्मेशन में परेशानी देखो क्या है, कॉस्ट 60,000 है, बुक वैल्यू 45 है, तो मतलब इसमें अभी तक अक्यूमुलेट कितना हुआ है, अक्यूमुलेट हुआ है 15,000। कायदे से वो जो 30,000 का फिगर है उधर आना क्या चाहिए था, 15,000 आना चाहिए था, पर यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, यहां इन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब सर अब तो हम लोग फंस गया, क्योंकि आप तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनवा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेगा, हमने एक भी मिस्टेक नहीं करा है, ऐसा क्वेश्चन में फिर हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज में एग्जैक्ट वैल्यूज दिया है वो ज्यादा काम का है। तो इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 15,000 का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, मैं बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, हो सकता है बाय द वे जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि ये गलत बिल्कुल नहीं बनाओ, हो सकता है 15,000 मशीन से रिलेटेड था, 15,000 कोई और असेट से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड था, तो 15 फर्नीचर में जाता, 15 यहां पे जाता, फर्नीचर का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये भी मुमकिन है। तो हम लोग गलत किए हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बस लॉजिकली बता रहा हूं कि अगर ऐसा आ गया एग्जाम में तो उस समय स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो वैल्यू दिया हुआ उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर मैच हो गया तब तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम आगे बढ़। समझ में आ रहा है ना, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो सॉल्व कर रहा हूं, वी आर नॉट रॉन्ग हियर, 100% करेक्ट किए, ठीक है। तो जो भी बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 कैसे निकाला, 60 का कॉस्ट था, बुक वैल्यू 45 था, तो 15,000 ही अक्यूमुलेट हुआ ना क्या। तो बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 लिखता हूं यहां पर। अच्छा, हमने इसको बेचा कितने रुपए में बताइए, 42,000 में। अब फायदा हुआ या नुकसान, नफा हुआ या नुकसान, वो अभी देखो। देखो मैं बता रहा हूं, आज के डेट पर इसकी बुक वैल्यू है 45 और ये बिका 42 पे है, तो 3,000 का लॉस हुआ है। लॉस है मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, बाई लॉस, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का, 3,000 का, कितने का, 3,000 का। यहां और कुछ भी नहीं है, तो ये 45 और 15 60 हो गया, 60 और 790 कितना हो गया बोलो, 8,50,000 रुपए। यहां क्या आ गया बोलो, 8,50,000 रुपए। तो जो बाय डिफॉल्ट फिगर आएगा वो परचेजेस का होगा, किसका होगा, परचेजेस का। तो टू बैंक अकाउंट परचेजेस 380 अपेरेंटली इज द करेक्ट फिगर, बैलेंसिंग फिगर लिख देना, टू परचेज बेलफिक 380। क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिला वो 30 का, इसलिए मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बात दिया। मे भी इस क्वेश्चन में काम ही नहीं था, ये भी मुमकिन है कि इस क्वेश्चन में काम ही नहीं था, हम लोग बाई चांस बना दिए। तो जो भी है, दे शुड हैव गिवन सम एक्सप्लेनेशन, बट ठीक है हटाओ। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे चलता हूं एंड स्ट्रेट अवे चलता हूं। पहले क्या परचेज हुआ है, मशीनरी, कितने रुपए का, 3,80,000 का, तो स्ट्रेट अवे करो परचेज ऑफ मशीनरी। और सेल भी हुआ है माइंड यू, परचेज ऑफ मशीनरी 380 लेस में कर देंगे ये
सेल ऑफ मशीनरी कितने का सेल था? 42 का ना, तो 42 पॉजिटिव, तो यहां पे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग है, पक्का ही पता है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। कितना जी? 338 आना चाहिए, तो देयर इट इज 338,000, नेगेटिव फिगर 338,000। अगर हम लोग फाइनेंसिंग का बात करें क्लास, तो फाइनेंसिंग में मुझे एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत अच्छे से याद है, और शेयर्स का भी इशू हुआ था, राइट? बता रहे हैं ना आपको, कहां गया ये, देखो ना, शेयर्स बड़ा था, 2 लाख से 4 लाख, कुछ नहीं बोला है, तो पक्का पक्का कैश के लिए बड़ा है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, आ जाओ, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रिपेमेंट था, याद है आपको? 220 से 1.5 लाख, 220 से 1.5 लाख, तो 70,000 पे हुआ, 70,000, तो रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या 10% लोन जो भी था, रिपेमेंट ऑफ 10% लोन 70,000 पेमेंट हुआ है, इसका मतलब लेस होगा, कर लेते हैं, 1 मिनट ना, 70,000 लेस होगा। स्टूडेंट्स, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड इसमें इंटरेस्ट भी था, तो कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, और हमें पता था फर्स्ट डे ही 70,000 पे हो गया है, तो 1.5 लाख पे हम लोग 10% निकालेंगे, 15,000 कितना आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही पे कर दिए। अच्छा, मान लो अगर बीच में कहीं पे करते, तो 6 महीना 2 20, 6 महीना पे इंटरेस्ट लगता 2,20,000 पे, अगला 6 महीना पे लगता 1.5 लाख रुपए पे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, इतना डन है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ओके। फिर था बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, क्या क्या था, हाँ देखो, यहां पे 22 से 23 में 1 लाख हम लोगों ने रिपे नहीं किया, 1 लाख से बढ़ गया, मतलब हम लोगों ने 1 लाख रुपया लिया है, तो 1 लाख रुपया ऐड करेंगे, खत्म। सो यहां पे 3 लाख, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 3 लाख माइनस 85, यानी कि 2,15,000 आ रहा है, नहीं 2,15,000, ये है। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर इस क्लास में हर एक बात, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन कैश फ्लो, इज दैट क्लियर? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूलते जाओगे, प्रपोज डिविडेंड का याद रखना, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे, लास्ट ईयर का होगा तो ऐड करेंगे, और फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड करके लेस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का इस साल चार्ज करते हैं, इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड होगा, और इस ईयर के फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस होगा। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।